तो आज का टॉपिक है संसद सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति। संसद सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति। निम्न दशाओं में संसद सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कौन कौन सी दशा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1), अनुच्छेद 102(1), यदि कोई संसद का सदस्य त्यागपत्र दे देता है अथवा अनुच्छेद 102(1) में वर्णित की गई अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा का सदस्यता या राज्यसभा का सदस्य सभापति को संबोधित करने तथा लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, परंतु इस प्रकार दिया गया त्यागपत्र स्वैच्छिक होना चाहिए। अनुच्छेद 101 के खंड 4 के अनुसार अनुच्छेद 101 के खंड 4 के अनुसार संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन घोषणा पत्र द्वारा उसके स्थान को रिक्त कर सकता है, परंतु इसके लिए सदन की घोषणा आवश्यक है और इस अवधि में वह अवधि शामिल नहीं होगी जिसमें सदन सत्रावसित अथवा निरंतर 4 दिनों से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का एक साथ दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ता तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि संसद का कोई सदस्य दल बदल कानून के अधीन लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की
विधायी प्रक्रिया। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून निर्माण करना है। संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून निर्माण करना है। इस कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग अर्थात लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देश के लिए कानून निर्माण। तो इस देश के लिए कानून निर्माण में संसद के तीनों अंग राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और एक है राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब विधेयक और अधिनियम ये क्या क्या है होते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लें। विधेयक और क्या है? अधिनियम। विधेयक क्या है? बिल जिसे बोलते हैं, बिल। और अधिनियम एक्ट। विधेयक और अधिनियम, बिल और एक्ट। बिल क्या है? जब किसी कानून का मसौदा या प्रारूप संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। जब किसी कानून का मसौदा या प्रारूप संसद के किसी अंग द्वारा संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है। संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है। जब कानून का मसौदा संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है तो उसे बिल या विधेयक कहा जाता है। परंतु जब दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो उसे विधेयक बाध्यकारी कानून का रूप धारण कर लेता है और उसे विधेयक एक्ट कहा जाता है। ठीक है। अधिनियम क्या होता है? जब दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करके राष्ट्रपति, जब दोनों सदनों द्वारा पारित होता है और राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो अधिनियम बन जाता है। ठीक है।
जब दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करके राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो यह विधेयक बाध्यकारी कानून का रूप धारण कर लेता है और तब इसे अधिनियम एक्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 107 के अनुसार अनुच्छेद 107 के अनुसार अनुच्छेद 107 अनुच्छेद 107 के अनुसार विधि निर्माण हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन विधि निर्माण हेतु संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार पेश किए गए प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार विधि निर्माण हेतु विधेयक 107 के अनुसार विधि निर्माण हेतु विधेयक, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। इस प्रकार पेश किए गए प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, दूसरा है द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन क्या है? प्रथम वाचन में संबंधित मंत्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन में पेश करता है। संबंधित मंत्री सदन के अनुमति से विधेयक को पेश करता है। इस प्रथम वाचन में जब तक विधेयक विवादास्पद न हो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। द्वितीय वाचन क्या है? ये द्वितीय वाचन में क्या है? प्रथम वाचन में विधेयक सदन में पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन की प्रक्रिया प्रथम वाचन के बाद अपनाई जाती है। इस वाचन में सबसे पहले विधेयक की प्रतियां सदन में सदस्यों को बांट दी जाती है और इसी के साथ विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम वाचन के बाद द्वितीय वाचन होता है और इस वाचन से सबसे पहले विधेयक की प्रतियां सदस्यों को बांट दी जाती है और इसी के साथ विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारंभ हो जाता है। प्रथम वाचन तथा द्वितीय वाचन में प्रायः 2 दिन का अंतर होता है, परंतु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझता है तो उसी दिन विधेयक के द्वितीय वाचन की अनुज्ञा दे सकता है। यहाँ पर विधेयक का प्रस्ताव निम्न 3 में से कोई एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। 3 में से क्या है? सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे। सदन पहला क्या है? पहला है सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे। दूसरा क्या है? विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दे। विधेयक को प्रवर समिति
को सौंप दे। और तीसरा है जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए। जनमत के लिए विधेयक को जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए। किया जाए। हो गया सरकारी। अब क्या है आगे? सरकारी विधेयकों तथा अविवादित विधेयकों को सामान्यतः तुरंत द्वितीय वाचन के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु शेष विधेयकों को प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी या संयुक्त कमेटी, ज्वाइंट कमेटी को सौंपा जाता है। सरकारी विधेयकों तथा अविवादित विधेयकों को समानतः तुरंत स्वीकार या तुरंत द्वितीय वाचन के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु शेष विधेयकों को प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी या संयुक्त ज्वाइंट कमेटी को सौंप दिया जाता है। परंतु द्वितीय वाचन में सामान्यतः विधेयक के मूल सिद्धांतों पर ही विचार विमर्श किया जाता है। इस चरण में विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है, न ही कोई संशोधन पेश किया जाता है। इसके बाद ही अवस्था समिति अवस्था कहलाती है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क में क्या है? समिति अवस्था। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अध्यक्ष द्वारा एक तदर्थ समिति की नियुक्ति कर दी जाती है और सदन के सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष द्वारा सभापति नियुक्ति कर दिया जाता है। यहाँ पर तदर्थ समिति द्वारा विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से विचार किया जाता है। समिति विधेयक के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले सकती है, परंतु समिति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह 3 महीने अथवा सदन द्वारा निर्धारित कालावधि के भीतर अपनी रिपोर्ट उसे पेश कर दें। धन्यवाद।